हेलो बच्चों, हाउ आर यू गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम होता है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये इस यूनिट का नाम होता है। बेसिकली हम लोग सिर्फ सॉल्यूशंस के नाम से ही इसे जानते हैं, जबकि हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना होता है। मीन्स ये जो यूनिट है, ये यूनिट दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया, एक तो सॉल्यूशन और दूसरा क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, राइट। नाउ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इस लेसन में हम लोग मेनली डील करेंगे सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज़ के साथ, जैसे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशंस हो गए, फिर सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी स्टडी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में करेंगे। लेकिन सॉल्यूशंस मतलब क्या, सोचिए ज़रा, आप लोगों के दिमाग में कौन सी डेफिनेशन है? जैसे घर में हम लोग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग शरबत वगैरह बनाते हैं, या फिर कॉमनली भी जैसे शुगर को मैंने पानी में डिज़ोल्व कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व कर दिया, तब भी सॉल्यूशन तो बन ही गया। लेमन जूस को पानी में मिला दिया, तब भी सॉल्यूशन बनता है। इनफैक्ट कई सारे मेडिसिन हम लोग लेते हैं जो साइरप्स के फॉर्म में होते हैं, पानी में मिला दो सॉल्यूशन बन जाते हैं, बराबर है। तो ये जो डेफिनेशन है हमारे दिमाग में, ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सॉल्यूशंस तो लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, या फिर गैस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो बेसिकली सॉल्यूशन का मीनिंग अगर आप लोगों को कोई पूछता है तो हम लोग सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज़ द होमोजीनस मिक्सचर, इट इज़ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स भी आप कह सकते हो, बराबर है। टू और मोर सब्सटेंसेस का होमोजीनस, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एंड जीनस का मतलब क्या होता है, फेज होता है। जैसे शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर दो, शुगर भी क्या बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, मतलब सेम फेज में आ गया। एंड गाइस, हम लोग जब ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये लेते हैं कि जब कोई सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है तो उसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं, राइट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस। ना सॉल्यूशंस की अगर आप लोग बात करते हैं तो सॉल्यूशंस में बेसिकली दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक चीज़ जो प्रेजेंट होती है इसे आप लोग कहते हो सोल्यूट, एंड दूसरी जो चीज़ होती है इसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। मैं पहले आपको सॉल्वेंट के बारे में बताता हूँ। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब सॉल्यूशन का वो पार्ट जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। मीन्स सॉल्यूशन में जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि शुगर को मैं पानी में डिज़ोल्व करता हूँ, हाँ, लेकिन क्वांटिटी देखिए। सपोज़ करिए कि मैंने कहा कि मेरे पास 100 ml पानी है या फिर 100 ग्राम पानी है, एंड इसमें मैं नियर अबाउट 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व करा देता हूँ। तो 10 ग्राम शुगर पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी, आपके पास शुगर का सॉल्यूशन बन के आ गया। तो यहाँ पर ये जो पानी है, ये जो पानी है ये किसका काम कर रहा है गाइस? सॉल्वेंट का। दिस इज सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? तो फिर ये क्या, तो ये जो बचा है इसे हम लोग कहेंगे सोल्यूट। तो सोल्यूट का मीनिंग क्या हो गया? इट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी और स्मॉलर अमाउंट, बराबर है। इसे हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में होता है इसे हम लोग सोल्यूट कहेंगे, एंड सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है इसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे इस एग्जांपल में शुगर सोल्यूट हो गया एंड पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे सॉल्यूशंस ऐसे ही हो। ये जो हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं इसे हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, बट डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट्स हम लोग सॉल्यूशंस को 9 अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग 3 लेते हैं, बराबर है। और ये जो तीनों की तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है ये सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट बिहेव कर सकती है। कैसे बिहेव कर सकती है देखते हैं हम लोग, कैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ कुछ कॉलम बनाता हूँ मैं,
पहला सीरियल नंबर ले लेता हूँ, देन उसके बाद स्टेट ऑफ सोल्यूट लेता हूँ, स्टेट ऑफ सोल्यूट, देन स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सपोज करिए मैं सॉलिड लेता हूँ और यहाँ पर सॉल्वेंट लेता हूँ लिक्विड, तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड, बराबर है ना। सॉलिड इन लिक्विड इसका मतलब तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, शुगर इन वाटर आ सकता है, या फिर बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, बेंजोइक एसिड किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, ये भी आ सकता है। देखिए ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है गाइज, सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व करा दिया, लिक्विड के अंदर। दूसरा हम लोग ले लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड, मतलब सॉल्वेंट मैंने ले लिया है लिक्विड, एंड अब लिक्विड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व करते हैं। तो लिक्विड के अंदर लिक्विड अगर आपको डिसॉल्व करना है तो आप लोग एग्जांपल ले सकते हो गैसोलीन। नाउ गैसोलीन का मतलब क्या है, तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द क्रूड प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें डिस्टिलेशन करने के बाद जो मिक्सचर्स आते हैं उन्हें हम लोग गैसोलीन कहते हैं। मीन्स गैसोलीन एक फैमिली है जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सारे के सारे आते हैं, राइट। लिक्विड इन लिक्विड कहाँ है, तो फिर मैं ये भी तो आपके सामने रख सकता हूँ, दैट इज इथेनॉल इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, बराबर है। एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म ये भी हो सकता है, तो लिक्विड इन लिक्विड सारे इस कैटेगरी में आएंगे। तीसरा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, दैट इज गैस इन लिक्विड, गैस को किस में डिसॉल्व करके रखना है, लिक्विड में। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या दे सकते हैं, तो यहाँ एग्जांपल आप लोग दे सकते हो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इसके अलावा ऑक्सीजन इन वाटर, देखिए पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है अप टू वेरी लेस एक्सटेंट, लेकिन होता तो है, एंड जितना भी डिसॉल्व होता है इट इज सफिशिएंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एक्वाटिक लाइफ। तो यहाँ तीन कैटेगरी है, आपने सॉल्वेंट एक ही रखा, कौन सा, लिक्विड। मतलब जैसे लिक्विड सॉल्वेंट हो सकता है वैसा सॉलिड भी हम लोग ले सकते हैं, वैसे गैस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिसमें मैं बना देता हूँ सॉलिड एज अ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन कैसा बन गया, देखिए सॉलिड इन अ सॉलिड, सॉलिड इन अ सॉलिड का एग्जांपल आप लोग दे सकते हो अलॉयज, घर में जैसे कि ब्रास है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ द कॉपर एंड द जिंक। ब्रॉन्ज हो सकता है, कॉपर एंड टीन का अलॉय। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील भी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, हमारे घर में जर्मन सिल्वर भी यूज़ होता है। तो ये सारे के सारे अलॉयज है जो कि सॉल्यूशन है, कैसे, सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि डेफिनेशन की तरफ देखिए, इट इज़ द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड्स आप लोग कह सकते हो। गाइस अब दूसरा एग्जांपल इसमें बनाते हैं, आपको सॉल्वेंट क्या रखना है, सॉलिड। अब सॉलिड के बाद लिक्विड इन अ सॉलिड, लिक्विड इन अ सॉलिड, इसमें आप लोग एग्जांपल देते हो अमलगम्स ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज अमलगम्स ऑफ मर्क्यूरी, ये आप लोग एग्जांपल दे सकते हो। लिक्विड किसके अंदर आ गया, सॉलिड के अंदर आ गया। इसके अलावा यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब क्या, जैसे आपने सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की डेफिनेशन देखी थी, जैसे मैंने कहा कि 5 ग्राम सॉल्ट है एंड 100 ग्राम पानी है, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट हो गया और ये क्या हो गया, सोल्यूट। मैंने अगर कहा कि मेरे पास 100 ग्राम सॉल्ट है एंड 5 ग्राम पानी है, तो ये सोल्यूट हो गया। देखिए ये सोल्यूट हो गया बाय द डेफिनेशन हुआ। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट कंपाउंड्स को, लेबोरेटरी में हम लोग कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में रखते हैं, एक हाइड्रस एंड दूसरा अनहाइड्रस। हाइड्रस मतलब जिसमें पानी होता है एंड अनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता, प्योरली ड्राई होते हैं, राइट। देन इसमें एक और कैटेगरी आप दे सकते हैं, गैस इन अ लिक्विड, गैस इन अ सॉलिड। सोचिए गैस इन अ सॉलिड, तो गैस इन अ सॉलिड का एग्जांपल आप लोग दे सकते हो हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन पैलाडियम मेटल। अगर पैलाडियम मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाए तो ऐसे केस में सॉल्यूशन कौन सा बन के आ जाएगा, गैस इन सॉलिड। क्या गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हमारे घर में नहीं हो सकता? आप ढोकला एग्जांपल ले लीजिए, टोस्ट ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, तोड़ के देखिए, उसमें जालीदार स्पॉन्जी पैक्स होते हैं, उसमें एयर ट्रैप होती है, तो जो जाली है वो तो सॉलिड है,
बराबर है। एंड जो ट्रैप है दैट इज एयर। तो गैस इन अ सॉलिड का एग्जांपल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सॉल्वेंट कौन सा लिया? सॉलिड। अब हम लोग सॉल्वेंट कौन सा ले सकते हैं? गैस। तो जरा सोचिए, उसके हिसाब से भी 3 सॉल्यूशन बन जाएंगे। पहला बनाते हैं सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस, इसे मैं एग्जांपल देता हूँ आयोडीन इन एयर। देखिए आयोडीन इन एयर, क्या हम लोग इसमें दूसरा एग्जांपल नहीं दे सकते? सॉलिड इन गैस, डस्ट पार्टिकल देखिए जैसे हवा में आएंगे तो डस्ट की क्वांटिटी, सॉलिड की क्वांटिटी कम है, हवा की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो डस्ट भी इसका एग्जाम्पल बन सकता है। फिर इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, इसके बारे में सोचिए तो हम लोग दे सकते हैं क्लोरोफॉर्म इन एयर, दैट इज क्लोरोफॉर्म इन एयर, क्लोरोफॉर्म के वेपर्स। इसके अलावा वाटर वेपर्स इन एयर, जिसे आप ह्यूमिडिटी कहते हो, बराबर है ना, ह्यूमिडिटी, ये भी तो इस कैटेगरी में आता है। एंड लास्टली हम लोग कौन सा एग्जांपल बना सकते हैं फिर? दैट इज गैस इन गैस। तो गैस इन गैस का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है गाइस, दैट इज एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। एयर में कई सारे गैसेस है। इवन अब कई सारे एग्जांपल बनाकर दे सकते हो, दैट इज कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस को अगर आप लोगों ने मिक्स करा दिया तो आप लोगों को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा, दैट इज गैस इन गैस टाइप का। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस को क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग टोटल 9 कैटेगरी के अंडर। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ। हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। कहेगा कि इतना सोलूट पर्टिकुलर अबाउट सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, उनका कॉन्सेंट्रेशन तरीका फाइंड आउट करके दो इसमें। जैसे कि इसमें परसेंटेज बाय मास पूछा जा सकता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, देन मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे तरीके होते हैं कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम लोग एक एक करके सारे पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग होता क्या है? अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय CO and C डॉट, राइट। एंड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ सोलूट, अमाउंट ऑफ सोलूट is dissolved in a given specific amount of solvent। देखिए पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आप लोग कितना सोलूट डिजॉल्व करते हो, यही उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। इन जनरल समझिए कि मेरे पास अगर 100 ml पानी है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 ml पानी है और इस पानी में मैं 10 ml इथेनॉल ऐड कर देता हूँ, 10 ml इथेनॉल। तो अभी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इथेनॉल का कितना हो गया? 10 ml और 100 ml हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोलूट कितना डिजॉल्व है, उसके हिसाब से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन हम लोग सॉल्यूशन को 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं गाइस। एक जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वगैरह नाम सुना होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन, the solution containing large amount of solute, जिसमें सोलूट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा। एंड दूसरे जो सॉल्यूशंस होते हैं इसे हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हो ऐसे DIL, और इसे हम लोग लिखते समय ऐसे भी लिखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन्स और कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सोलूट,
लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब इसका एग्जांपल क्या, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इथेनॉल का एक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ऐसा है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 ml वाटर है, ठीक है, 100 ml वाटर, एंड इसमें मैं 20 ml इथेनॉल डिजोल्व करता हूँ। क्या डिजोल्व किया? 20 ml। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? 20 ml इथेनॉल और 100 ml ऑफ वाटर हो गया। एंड इथेनॉल का दूसरा सॉल्यूशन ले लेता हूँ मैं। सपोज करिए मेरे पास 100 ml पानी है, एंड मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने 10 ml इथेनॉल डिजोल्व किया, 10 ml इथेनॉल डिजोल्व कर लिया। सॉल्यूशन तो इथेनॉल का है, लेकिन दोनों में क्या कॉन्सेंट्रेशन सेम दिख रहा है आपको? नहीं। यहाँ पर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है गाइस, इसीलिए ये कैसा हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एंड इसके कंपैरिजन में ये कैसा हो गया? डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसा एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा। गाइस अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं गाइस, जिसमें हम लोग सबसे पहला तरीका पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दैट इज वेट बाय वेट। ये दोनों W कैपिटल या फिर स्मॉल हो सकते हैं। नाउ परसेंटेज बाय मास, ये अगर आप लोगों को डिफाइन करना है तो ये हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो परसेंटेज बाय मास ऑफ द सोल्यूट, बराबर है, तो ये हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolved in a solvent to produce or to form 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सोल्यूट का उतना मास ग्राम में हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ताकि गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे ताकि सॉल्यूशन कितना ग्राम बन के आ जाए? 100 ग्राम। मीन्स मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं गाइस, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन अ ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया परसेंटेज बाय मास रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इसे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, ये ग्राम में रहेगा नो डाउट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये हो सकता है ना, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा परसेंटेज बाय मास। होगा कि नहीं होगा परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करने का ये तरीका? अब जरा सोचिए, मैं एग्जांपल देता हूँ इन शॉर्ट। मैं आपको ये कहता हूँ गाइस कि मेरे पास 10 ग्राम NaCl है। 10 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम वाटर। सोचिए 10 ग्राम NaCl को मैं 90 ग्राम पानी में डिजॉल्व करता हूँ, बताइए इसका परसेंटेज बाय मास क्या होगा? तो परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास किसका? NaCl का। परसेंटेज बाय मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। कौन है यहाँ पे सोल्यूट? दैट इज NaCl। 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 90 ग्राम पानी में, तो 90 प्लस 10 टोटल क्या हो गया? 100, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100। तो आने वाला आंसर कितना हो गया? 10% वेट बाय वेट। हुआ कि नहीं हुआ? 10% वेट बाय वेट का सॉल्यूशन हो गया NaCl का। तो ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका है, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन सकता। ये पहला तरीका है, दैट इज सिंपल तरीका है, परसेंटेज बाय मास। इस तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सेकेंड वाले तरीके की तरफ चलते हैं, दैट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम ये भी तरीका होता है, इसे हम लोग V/V से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। एंड ये तरीका हम लोग तब यूज़ करते हैं जब दोनों कंपोनेंट लिक्विड होते हैं। कब इसे यूज़ करते हैं? कि व्हेन बोथ कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन,
both components of a solution are in a liquid phase। ये लिक्विड फेज में जब होते हैं तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of parts by volume of a solute to a 100 parts by volume of a solution। इसका मतलब समझते हैं। मैंने क्या लिखा डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of parts by volume of a solute to 100 part by volume of a solution। मीन्स मैथमेटिकली ये कुछ ऐसा होगा। देखिए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इनटू 100। गाइज एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए कि यहाँ आपको याद रखना है कि वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बराबर ना? वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एंड हेंस परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज चेंजेस विथ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। एंड एक और चीज़ की तरफ ध्यान रखिए कि जो वॉल्यूम्स होते हैं दीज आर नॉट एडिटिव, वॉल्यूम्स एडिटिव नहीं होते। वॉल्यूम्स एडिटिव नहीं होते इसका मतलब क्या? मैंने अगर कहा कि मैंने कोई एक लिक्विड लिया 10 ml A एंड इसे मैं 10 ml B के साथ मिक्स करता हूँ, तो आप लोग सोच रहे कि 20 ml मिक्सचर बन के आएगा? हो सकता है, नॉट नेसेसरी। मतलब ये कभी ग्रेटर देन 20 भी हो सकता है या लेस देन 20 भी हो सकता है या फिर इक्वल टू 20 हो सकता है। जब न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं होगा तो ऐसे केस में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग जो लेते हैं वो लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। लेकिन अगर कभी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो जो वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है हमें उसी वैल्यू के साथ जाना होता है, एंड उसी वैल्यू के साथ हमें जाना होता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास है। क्या कहता है हमें? 58 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइल अल्कोहल was dissolved in 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू फॉर्म 454 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। जबकि इसका एडिशन देखिए 458 आता है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, यही वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का। नहीं होता तो हम लोग 458 मान लेते, बट वो कभी सही नहीं होता, ठीक है। इट इज़ नेवर नेसेसरी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लोग लिक्विड्स को मिक्स करने जाओगे तो वहाँ पे एयर के बबल्स भी तो रह सकते हैं, जिसके कारण टोटल वॉल्यूम आपको ज़्यादा मिल सकता है, बराबर है। या फिर जो लिक्विड्स आप लोग मिक्स कर रहे हो उसमें जो बबल्स होंगे एंड मिक्सिंग के बाद जो नया सॉल्यूशन बन के आया उसमें बबल्स पूरी तरीके से हट गए तो टोटल वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम्स आर नॉट एडिटिव, राइट। तो 58 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइल अल्कोहल वाज डिसॉल्व्ड इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू फॉर्म 454 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो गाइस परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ये अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय क्या लेंगे? 100। एंड अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कंडीशन को याद करिए, मैंने आपको पहले भी बताया फिजिकल केमिस्ट्री के जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, स्टेट बोर्ड के लिए अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को पूरा गिवन डाटा देना चाहिए। सिर्फ एंट्रेंस की बात करते तो बस अपने दिमाग में फॉर्मूला रखिए, न्यूमेरिकल में से वैल्यू को उठाकर उसमें पुट कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, हो गया, राइट। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं ये सिर्फ एंट्रेंस में है, इसलिए मैं आप लोगों को ये डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल आपके पास कितना है? दैट इज 58 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 454। इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम लोग इसे देखें तो 12.77 मेरे पास ये आंसर है। आप लोगों को चेक करना है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम दैट इज V बाई V आ गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये इतना आता है या नहीं, ये आप लोग चेक करेंगे।
तो ये सेकेंड वाला तरीका हो गया। कौन सा तरीका है ये? परसेंटेज बाय वॉल्यूम तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं गाइस। स्टूडेंट्स थर्ड वाले तरीके की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर एक्स। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं एंड नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एंड हेंस मोल फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मोल फ्रैक्शन कैसे क्वांटिटी हो गई? इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने के कारण हम लोग सोल्यूशन अगर मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेंट्रेशन में बना के रखते हैं तो टाइम के साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। अब मोल फ्रैक्शन हम लोग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दोनों का कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। अगर हम लोग किसी ऐसे सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं जिसमें एक ज सोल्यूट एंड एक ज सॉल्वेंट है तो उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। और उसमें दो कंपोनेंट हो गया, बाय का मतलब 2 हो गया, तो दोनों कंपोनेंट का हम लोग मोल फ्रैक्शन डिफाइन करा के दिखा सकते हैं, कैलकुलेट करा के दिखा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम लोग मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट मतलब सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट हो सकता है। एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड as the ratio of number of moles of that component in the solution to the total moles of all the components in the solution। देखिए मैंने क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट का हो सकता है या सॉल्वेंट का हो सकता है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट in the solution to the total moles of all the components in the solution। इसका मतलब क्या है? मीन्स सपोज करिए कि if मेरे पास है N1 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, एंड N2 मेरे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो ऐसे केस में हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? देन देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय x1 क्योंकि 1 हमने किसको असाइन किया है? सॉल्वेंट को। तो ये हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। देखिए डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसका? सोल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2 बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन डिफाइन कराते हैं, कैलकुलेट भी करा सकते हैं। क्या इस मोल फ्रैक्शन क्लियर हो रहा है? अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एंड इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। गाइस यहाँ पर एक चीज के तरफ ध्यान रखिए कि फॉर बाइनरी सॉल्यूशन x1 प्लस x2 हमेशा 1 ही होता है। कैसे हो सकता है? देखिए x1 क्या है? N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस
N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। देखिए ये हो गया N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड हेंस ये टर्म हमें बहुत हेल्प करेगी। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 हो जाएगा और x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 हो जाएगा। मतलब ये कि कभी अगर हमारे सामने न्यूमेरिकल आता है, कहता है कि मोल फ्रैक्शन निकाल कर दिखाइए सोलूट का एज वेल एज सॉल्वेंट का, तो हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना तो पड़ेगा, लेकिन एक का अगर आप लोग निकाल लेते हो तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट, आप लोगों को दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, बराबर है। तो मोल फ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आया, तो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को निकालते आना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू आप लोग क्या लेते हो, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। इससे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड एक बार नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन अगर हो गया तो आप लोग कैलकुलेट करके दिखा सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा इस न्यूमेरिकल को पढ़िए। तो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, हमें न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का नाम इथेनॉल होता है। 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल जिसका मोलर मास है 46 ग्राम पर मोल, इज डिजोल्व्ड इन 54 ग्राम ऑफ वाटर जिसका मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल 54 ग्राम पानी में डिजोल्व है, दोनों के मोलर मास आपके पास है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन द सॉल्यूशन। सबसे पहले गाइस आप लोगों को क्या कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इन इथेनॉल। ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मास ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलर मास ऑफ इथेनॉल, मोलर मास ऑफ इथेनॉल। देखिए मास कितना है 23 ग्राम, मोलर मास कितना है 46 ग्राम पर मोल। ये 1/2 का रेशियो है 1/2 का रेशियो, ये मोल इनवर्स ऊपर गया, मोल हो गया 1/2 मतलब कितना हो गया 0.5 मोल। देन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी होने चाहिए, तो H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O ये होगा। सो आपके पास मास कितना है 54 ग्राम एंड इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, तो ये हो गया 3 मोल्स। अब आप लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हम लोग x2 रख सकते थे। सोलूट एंड सॉल्वेंट आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। सोलूट जो कम क्वांटिटी में है या फिर मेंशन ही रहता है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट सब्सटेंस का इसमें डिजॉल्व है, तो हम लोग सोलूट ढूंढ सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ द वाटर हो सकता है। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना है आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 3। अगर आप लोग इसका मोल फ्रैक्शन निकाल कर देखें तो आप लोगों को इसका मोल फ्रैक्शन मिलता है 0.142 एंड देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर x ऑफ H2O। अब ये पूरा कैलकुलेट करके देने की जरूरत ही नहीं, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स ऑफ इथेनॉल, कह सकते हैं 1 माइनस एक्स ऑफ इथेनॉल। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है 1। सो देयरफॉर 1 माइनस 0.142, इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो ये आप लोगों को मिलेगा 0.858 के आसपास, 0.858। एंड एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए गाइस कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है, तो एक रेशियो है। तो कई बार आप लोगों को छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दे जा सकते हैं कि ये क्वांटिटी है, इतना मोलर मास है, इतने क्वांटिटी में डिजॉल्व है, बताइए दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा। क्लियर है मोल फ्रैक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं।